Good morning, dear students. This is Avinash Kumar, and now you are start watching 3D Art by Avi. आज हम लोग इस वीडियो में एयरफोर्स वाई ग्रुप टेस्ट सेट का सॉल्यूशन देखेंगे, सिर्फ इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये प्रैक्टिस मॉक जो है ना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 18 अक्टूबर को होने वाला है। और जिन भी स्टूडेंट का इंग्लिश किसी कारण से अच्छा से नहीं हो पाया है या अच्छा से हो गया है, प्रैक्टिस की कमी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं इसमें मॉक लगवाऊंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा, और इस आप लोग सिर्फ जो वो कैब लिखवाऊंगा, जो रूल्स लिखवाऊंगा, उसको आप अच्छे से नोट कॉपी में लिखना और उसको रिवाइज़ करना। मैं एक दिन के गैप पे वीडियो को अपलोड करूँगा, एग्ज़ाम से पहले टोटल 15 वीडियो अपलोड करूँगा, और आप लोग बस इसको अच्छे से करना। आपका एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट मैं करवाने वाला हूँ, वो एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैंने ये कभी ना कभी एयरफोर्स में पूछे जा चुके हैं। ये जो सेट है 2022 में पूछा हुआ है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग गिविंग वर्ड्स। यानी कहने का मतलब जो वर्ड्स दिया हुआ है एबोरेंट का सिनोनिम ढूंढना है। अब एबोरेंट का मतलब क्या होता है, इसके लिए मैं इसका सॉल्यूशन पेज पे जाऊंगा और वहाँ पे मैं जो वर्ड लिखवाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको अच्छे से लिख लेना, या वीडियो कभी भी रोक के आप लोग लिख सकते हो। पहले हम एबोरेंट का मतलब देखते हैं, उसके बाद इसका सिनोनिम ढूंढेंगे। अभी तो एबोरेंट का पहले मतलब देखते हैं। एबोरेंट का मतलब होता है घिनौना, और ऑफुल का मतलब होता है घिनौना। तो एबोरेंट का सिनोनिम हो जाएगा ऑफुल, क्योंकि अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, इनऑफेंसिव का मतलब होता है हानि ना पहुंचाने वाला, इनऑपोज का मतलब भी होता है हानि ना पहुंचाने वाला। चलिए इन वर्ड्स को डिटेल में थोड़ा देखते हैं। आप लोग यहाँ पे देखना और इसको नोट भी करना। हमारा था एबोरेंट का मतलब होता है हाइडियस या ऑफुल, घिनौना। इनऑक्वस का मतलब होता है हार्मलेस या इनऑफेंसिव, नुकसान ना पहुंचाने वाला। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव का मतलब होता है टेम्पटिंग या कैप्टिवेटिंग, बोले तो आकर्षक। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एबोरेंट का मतलब होता है ऑफुल, घिनौना। तो इस तरीके से पहला वर्ड जो हमारा था एबोरेंट का सिनोनिम हो जाएगा ऑफुल। और इन शब्दों को भी आप लोग अच्छे से लिखना। जरूरी नहीं है कि जो पूछा गया है, जो नहीं भी जो ऑप्शन में है उनको भी आप लोग अच्छे से देखना, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में अच्छे से स्कोर करना हो तो सब वर्ड्स का मतलब मालूम होना चाहिए। दूसरा है आपका, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। इन 4 ऑप्शन में से 3 वर्ड्स गलत लिखा हुआ है और 1 वर्ड सही लिखा हुआ है, उसी को चुनना है। आप लोग देखोगे पहला ऑप्शन डेमोक्रेटिक एकदम सही लिखा हुआ है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। दूसरा वर्ड है सफर्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे SUFF होना चाहिए था और ERED। नेक्स्ट है वीहर लिखा हुआ है, ये होता है वीदर, यहाँ पे T होना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका हॉरिबल में यहाँ पे RR होता है, HORRIBLE। हॉरिबल का मतलब होता है डरावना या भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। मतलब इसमें हमको एरर ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में कौन सा एरर है। इसमें लिखा हुआ है हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क देन लाइट्स वेंट आउट। आप लोग इसको ध्यान से देखना थोड़ा। हार्डली एक एडवर्ब है, और एक रूल होता है कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में लगे हों तो उसमें सबसे पहले तो वेन कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, दैन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा बात कि उसमें पार्शियल इन्वर्जन होता है। आप लोग देखोगे कि हार्डली लगा हुआ है, पार्शियल इन्वर्जन भी हो रहा है। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे भी है, और हार्डली के साथ दैन कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, वेन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा, और जो मैं रूल अभी करवा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन भी करना और इसको रिवाइज भी करना आप लोग। इसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि लिखा हुआ है रूल नंबर 11 कि सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सुनर आदि शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में हो तो पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे रखना। इसमें यदि किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में हार्डली या स्कार्सली लग गया तो उसमें पार्शियल इन्वर्जन होगा। नो सुनर भी लग गया तो पार्शियल इन्वर्जन होगा। पार्शियल इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे। इसमें हार्डली ही कम्स टू मी, ये गलत है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, स्कार्सली का मतलब भी होता है मुश्किल से। हार्डली डज ही कम टू मी एकदम सही लिखा हुआ है, वह मुश्किल से मेरे पास आता है। आप लोग देखो यहाँ पे हार्डली लगा हुआ है तो यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन हो रहा है। डज मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पीछे लिखा हुआ है। यहाँ भी आप लोग सेम देख लेना। स्कार्सली आई हैव, ये गलत है, क्योंकि स्कार्सली, बेयरली, रेयरली लग जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे होना चाहिए, ये गलत। एक चीज़ और, इनके साथ कंजंक्शन जो होता है वेन का प्रयोग, अगर कंजंक्शन बाद में यूज किया, अगर इसके बाद हमको कंजंक्शन यूज करना है तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली के साथ हम लोग
वेन का प्रयोग करेंगे और नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। यूज ऑफ हार्डली स्कार्सली रेयरली वेयरली। हार्डली स्कार्सली रेयरली वेयरली के साथ वेन लगता है। हार्डली स्कार्सली रेयरली वेयरली के साथ वेन लगता है और नो सूनर के साथ देन लगता है। और साथ ही साथ पार्शियल इन्वर्जन भी होता है, जैसे में हार्डली ही हैड गोन आउट व्हेन हिज फादर अराइव्ड। मुश्किल से वह गया ही था कि उसके पिताजी आ गए, उसके पिताजी पहुंच गए या आ गए। आप लोग देखो यहाँ पे हार्डली लगा हुआ है, हार्डली के साथ वेन लगा हुआ है, तो कंजंक्शन तो सही है, लेकिन साथ ही साथ हार्डली के साथ पार्शियल इन्वर्जन भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है। अगला सेंटेंस देखो तो हार्डली के साथ पार्शियल इन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन देन लग गया, यहाँ पे वेन लगना चाहिए था, ये गलत है। हार्डली के साथ पार्शियल इन्वर्जन होना चाहिए, हो रहा है। हार्डली के साथ वेन लगना चाहिए, लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस पूरा सही है। तो आप लोग ध्यान रखना कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली के साथ वेन कंजंक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ पार्शियल इन्वर्जन भी होना चाहिए। नो सूनर के साथ देन होना चाहिए और साथ ही साथ पार्शियल इन्वर्जन भी होना चाहिए। आप लोग देखो तो नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही। जैसे में नो सूनर ही रीड द टेलीग्राम देन ही फेंटेड। आप लोग देखो यहाँ पे नो सूनर के साथ सबसे पहले तो पार्शियल इन्वर्जन होना चाहिए, मैंने हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पीछे, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। नो सूनर के साथ देन तो सही है लेकिन यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन नहीं है। आप लोग इस सेंटेंस, ये भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वेन लगा हुआ है, देन लगना चाहिए था। आप इस सेंटेंस को देखो, नो सूनर डिड ही रीड द टेलीग्राम देन सी फेंटेड। तो यहाँ पे देखना नो सूनर के साथ पार्शियल इन्वर्जन होना चाहिए, हो भी रहा है, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पीछे आया हुआ है, एकदम सही है। नो सूनर के साथ देन लगना चाहिए, वो भी लगा हुआ है, तो ये एकदम सही है। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि आप लोगों को रूल्स क्लियर हो चुका होगा कि नो सूनर के साथ देन लगता है, हार्डली के साथ वेन लगता है, साथ ही साथ पार्शियल इन्वर्जन भी होता है। आप लोग इसको देखना, नो सूनर के साथ देखिए पार्शियल इन्वर्जन हो रहा है हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पीछे, और साथ ही साथ देन भी लगा हुआ है। नो सूनर डिड थीफ सी द पुलिस, जैसे ही या जो ही चोर ने पुलिस को देखा, त्यों ही दे रन अवे, जैसे ही वो भाग गए। ठीक है, आई होप ये रूल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसको कॉपी में भी अपने नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का रूल है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है लापरवाह, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है लापरवाह, और निग्लिजेंट का मतलब भी होता है लापरवाह। इस तरीके से इनएडवर्टेंट का सिनोनिम हो जाएगा निग्लिजेंट। हम लोग इस वर्ड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आप लोग देखना यहाँ पे इनएडवर्टेंट का और भी सिनोनिम होते हैं, और ये चारों सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिखना। इनएडवर्टेंट का मतलब हीडलेस भी होता है, इनअटेंटिव होता है, केयरलेस होता है, निग्लिजेंट होता है, और इसका मतलब होता है लापरवाह। एक और इसी में वर्ड है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध, और इंटेंशनल का मतलब होता है डेलिब्रेट, जानबूझकर। हम लोग फिर से वही पेज पे चले जाते हैं क्वेश्चन पे। तो इनएडवर्टेंट का मतलब लापरवाह, और निग्लिजेंट का मतलब भी होता है लापरवाह। इंटेंशनल मैंने जानबूझकर होता है, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होता है, और एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, योर ब्रदर विल बी फेल्ड फिल इन द ब्लैंक्स ही डजंट कम टुमारो। इस वर्ड को हम लोग देखते हैं अच्छे से। लिखा हुआ है आपका भाई फेल हो जाएगा, ही डजंट कम टुमारो, वह नहीं आता है तो यहाँ बीच में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अनलेस नहीं होगा। अनलेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे अनलेस जब लगता है तो उसके आगे जो सेंटेंस आते हैं उसमें वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अनटिल भी आता है तो आगे वाला सेंटेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव है तो अनलेस अनटिल तो होगा नहीं। बात रहा गया इफ़ और दो पे। इफ़ का मतलब होता है अगर, और दो का मतलब होता है हालांकि। पढ़ के देखते हैं, योर ब्रदर विल बी फेल्ड, आपका भाई फेल हो जाएगा, हालांकि वह कल नहीं आता है। या फिर ये अच्छा लग रहा है कि आपका भाई फेल हो जाएगा अगर वह कल क्लास नहीं आता है। तो इफ़ का उच्चारण यहाँ पे सही लग रहा है, इफ़ इस सेंटेंस में फिट आ रहा है, क्योंकि इफ़ का मतलब होता है अगर और दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इफ़। इस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसका भी सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया हुआ वर्ड है उसका सिनोनिम ढूंढना है। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, और एंगर का मतलब होता है गुस्सा, तो फ्यूरी का सिनोनिम हो जाएगा एंगर। सीन नहीं होगा क्योंकि सीन का मतलब होता है पाप, रिस्क का मतलब होता है खतरा, और क्राइम का मतलब होता है अपराध। इस वर्ड को भी हम लोग देखते हैं। फ्यूरी, फ्यूरी का सिनोनिम होता है एंगर और एज। आप लोग दोनों सिनोनिम्स को लिखना क्योंकि आज ये पूछा, हो सकता है अगली बार ये पूछ दे। तो फ्यूरी का मतलब होता है एंगर या रेज, गुस्सा। नेक्स्ट है हमारा सीन, सीन का मतलब होता है मिसडीड, पाप। इन वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको आप लोग लिखना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिक्स प्रीपोजिशन है। लिखा है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस, यानी इस सेंटेंसेस के लिए अप्रोप्रिएट
प्रीपोजिशन को ढूंढना है। लिखा हुआ क्या है, हिज पैथ वॉज बिसेट। बिसेट का मतलब होता है ना परेशानी, डिफिकल्टीज। तो उसका लाइफ, देखो इसमें ना आप लोग सोचोगे ग्रामेटिकल रूल से इसको बोलाएं तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, और फिक्स प्रीपोजिशन जो है उसमें बिसेट जो है अपने साथ विद लेता है, हमेशा बिसेट अपने साथ विद लेता है। बिसेट विद का मतलब होता है परेशानियों से घिरा होना। तो हिज लाइफ वॉज बिसेट विद डिफिकल्टीज, उसका लाइफ जो है परेशानियों से घिरा हुआ है। सॉरी, हिज लाइफ बोल रहे हैं। हिज पैथ वॉज बिसेट विद डिफिकल्टीज, उसका जो रास्ता है, उसका रास्ता वो परेशानियों से घिरा हुआ है। बिसेट विद डिफिकल्टीज, बिसेट अपने साथ हमेशा विद लेता है। और भी कुछ फिक्स प्रोपोजिशन को देखते हैं जो अपने साथ विद लेता है। आप लोग ध्यान से देखना इसको। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल भी अपने साथ विद लेता है। सेटिस्फाइड भी अपने साथ विद लेता है, राइवलरी भी विद लेता है, ओवरवेलम भी अपने साथ विद लेता है, इन्फेस्टेड का मतलब भरमार होना, वो भी अपने साथ विद लेता है। प्लीज्ड विद अ पर्सन होता है, डिसप्लेज्ड विद अ पर्सन होता है, डिसगस्टेड विद वंस कंडक्ट होता है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना अपने साथ विद लेते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना कि कौन कौन से शब्द अपने साथ विद लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में फ्यूचर जो भी एग्जाम होने वाला उसमें ये आ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसको अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसका एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। हमसे उल्टा शब्द पूछ रहा है। स्टार्ट का मतलब ये होता है शुरू करना, तो ये तो होगा नहीं। बिगिन का मतलब ये होता है शुरू करना, ये भी नहीं होगा। कमेंस का मतलब ये होता है शुरू करना, ये भी नहीं होगा। और फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, हाँ तो ये होगा, ये होगा। इनिशिएट का एंटोनिम कौन सा हो जाएगा, फिनिश। इनिशिएट मैंने शुरू करना, और फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कहने का मतलब कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब 4 स्पेलिंग लिखा हुआ है, उसमें एक सही होगा 3 गलत होगा, हम लोग ढूंढते हैं। अटेंडेंस गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। अटेंडेंस का मतलब होता है हाजिरी लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेंस लिखा हुआ है, इसमें ए होना चाहिए था, यहाँ पे गलत है। इसमें भी ए होना चाहिए था, यहाँ पे ई होना चाहिए था, यहाँ पे ई होना चाहिए था, यहाँ पे ए होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली सही लिखा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो का जो सोल्यूशन है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना भी आ रहा है तो आप लोग ट्राई करिए। थोड़ा सा देखो सीट लगा रहे हो तो थोड़ा सा बाहर तो पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ तो होगा लगाने में, पर फिर भी आप लोग इसको बियर करो। अगर आप लोग एयरफोर्स में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में सेलेक्ट होना चाहते हो, जल्दी जॉब लेना चाहते हो, तो थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश सबका अच्छा नहीं होता है, और एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश आपको अच्छा करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को बस अच्छे से देखते रहना। आगे है हमारा रीड। इतना लंबा पढ़ना क्या जरूरी, बस ये बोल रहा है एरर फाइंड करने के लिए। हाउ मच बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द असेंबली। असेंबली में कितने लड़के प्रेजेंट थे, ये बहुत ही आसान सवाल है। मच, 2 शब्द होता है, एक शब्द होता है मच और एक शब्द होता है मेनी। दोनों का मतलब होता है बहुत। मच का मतलब भी बहुत और मेनी का मतलब भी होता है बहुत। मच का मतलब भी होता है बहुत और मेनी का मतलब भी होता है बहुत, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मेनी जो है काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मैंने जिसको गिन सकते हैं उसके साथ मेनी, और जिसको ना गिन सकते हैं उसके साथ मच। तो यहाँ पे दिया हुआ लड़का, लड़कों को हम लोग गिन सकते हैं, तो यहाँ पे मच नहीं होगा, मेनी होगा। हाउ मेनी बॉयज़ वर प्रेजेंट इन द असेंबली। इस तरीके से इसमें पार्ट 1 एरर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। इसमें से ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। इसमें ABCD में नहीं बटा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ वी वेंट फॉर स्विमिंग इनटू द रिवर ऑन संडे। वी वेंट फॉर स्विमिंग इनटू द रिवर ऑन संडे। बात है यहाँ पे इसका, इसमें एरर हो जाएगा स्विमिंग इनटू। यहाँ पे इनटू नहीं लगता है, इन लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्यों लगता है उसको देखते हैं। हम लोग आगे आते हैं वीडियो में। हम लोग पहले इन और इनटू में फ़र्क देखते हैं। आप लोग इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखना और इसको नोट डाउन भी करना कॉपी में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में बाहर से प्रवेश करे, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में बाहर से प्रवेश करे तो उसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे में मेंढक जो है वो नदी में कूदा, जंप किया, तो बाहर से नदी में कूद रहा है। और कोई व्यक्ति नदी में स्विमिंग कर रहा है, यहाँ पे देखो तो, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट में पहले से मौजूद हो, जैसे में वह नदी में तैर रहा है, तो नदी में तैर रहा है कहने का मतलब वो नदी में पहले से है, तो इस केस में हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट बाहर से किसी ऑब्जेक्ट में प्रवेश करता है तो इनटू, जैसे में मेंढक या वह नदी में कूदा, तो नदी में कूद रहा है तो बाहर से कूद रहा है, तो इस सेंस में देखो इनटू का मतलब भी में होता है और इन का मतलब भी में होता है। इनटू द रिवर या इन द रिवर, दोनों का मतलब नदी में ही होता है। तो अगर कूदने बाहर से आप अंदर जा रहे हो किसी चीज़ में तो इनटू का प्रयोग होगा,
और यदि आप पहले से ही उसमें हो, जैसे में कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा है तो नदी में तो वो पहले से है, तो इस सेंस में ही स्विमिंग इन द रिवर होगा। लेकिन वह नदी में कूद रहा है तो बाहर से ना कूद रहा है, तो इस सेंस में जम्प्ड इनटू होगा। जैसे में आप लोग देखो, द फिश इज इन द रिवर, मछली नदी में है, यहाँ पे बाहर से जाने का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे इन होगा। द मैन इज इन द वाल, आदमी जो है वेल, वेल का मतलब कुआं, आदमी जो है कुआं में है, तो यहाँ पे पहले से है तो इन। ही स्विमिंग इन द पॉन्ड, वह जो है तालाब में तैर रहा है, तो यहाँ पे तालाब में तैर रहा, बाहर से कहीं नहीं आ रहा, तालाब में ही है, तो यहाँ पे इन लगेगा, इनटू नहीं। लेकिन देखो, द फिश फेल इनटू द रिवर, मछली जो है फेल मैंने गिरना, मछली जो है नदी में गिर गई, तो गिरेगी कहाँ से, बाहर से ना, तो यहाँ पे मेक के लिए इनटू तैर रहे हो आप, तैरने के लिए जा रहे हो नदी में, ठीक है। तो नदी में तैरना मैंने नदी में पहले से रहेगा, पहले एंट्री करोगे, एंट्री कर लिए उसके बाद ना तैरोगे, यानी नदी में आप पहले से मौजूद हो, तो यहाँ पे स्विमिंग इनटू ना होकर के स्विमिंग इन होगा, तो यहाँ पे ये वाला एरर होगा, यहाँ पे इन होगा बस। हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी एरर नहीं है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, नो इंप्रूवमेंट। ने चारों यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें देखना है कि कुछ एरर है क्या। अगर सही है तो हम लोग नो इंप्रूवमेंट लगाएंगे, अगर गलत है तो इसमें क्या गलत है वो देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर के साथ पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन माने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे, और साथ ही साथ नो सूनर के साथ दैन लगता है और हार्डली के साथ विन। तो पहले देखेंगे नो सूनर के साथ दैन, तो दैन सही लगा हुआ है। वैसे भी हमको इसमें एरर ढूंढना है। हम देखे थे अभी कि नो सूनर लगता है तो पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन कहने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पीछे है नहीं, V2 है, V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन कि डिड रीअरेंज्ड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन डिड के साथ V1 लगता है, यहाँ पे V2 लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो डिड को पीछे कर दिया और डिड के साथ V1 लगता है, तो एकदम सही है। ये गलत है और ये तो गलत है, तो इंप्रूवमेंट का जरूरत है इसमें। तो यहाँ पे डिड रिया रिच होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ पार्शियल इन्वर्जन हो गया यहाँ पे डिड, और डिड के साथ V1 लगता है वो भी हो गया, और नो सूनर के साथ दैन, तो ये सही है बिल्कुल। हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग को सिर्फ इस लाइन को देखना है, इधर क्या लिखा हुआ है उससे नहीं, उधर सही लिखा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नारेशन बनाना। नारेशन पता है, नारेशन और वॉइस में आप लोग एग्जाम में मत छोड़ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो मतलब आप एग्जाम में पीछे हो रहे हो, क्योंकि ये सब बनाता है तो आपको ही बनाना पड़ेगा। होते बहुत आसान है। नारेशन बनाने का बड़ा सिंपल रूल है, जो दिया हुआ उसको बस पास्ट में कर दो। जैसे मैं यहाँ पे क्या दिया हुआ आर, आर का पास्ट क्या होता है वॉच। आप लोग देखो चारों ऑप्शन में वॉच कहाँ पे है, तो वॉच तो चारों वॉच तो सब जगह पे है, तो वॉच से पता नहीं चल। हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला ही सेड, तो ही आस्क्ड में हो जाएगा, तो ही आस्क्ड सब में लगा हुआ है, और दैट ही आस्क्ड मी, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो दैट का प्रयोग नहीं होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ही आस्क्ड मी बनाने का रूल होता है कि वर्ड तो ज्यों के त्यों रहता है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता था। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो सब्जेक्ट हमारा आई होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई है, आई है, इसमें तो आई है नहीं, तो ये वैसे भी गलत हो गया। और आई के साथ वर्ब नहीं लगता, ये भी गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं, और दैट नहीं लगता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए दैट लगा दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दैट नहीं लगता है, तो ये सही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, एकदम सही है, आर का आवाज भी कर दिया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है हमारा आरसी पैसेज। हम लोग पैसेज को लास्ट में करते हैं, उससे पहले बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। पैसेज को हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले बाकी क्वेश्चंस को देख लेते हैं अच्छे से। हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एरर ढूंढना है हमको। लिखा हुआ है इफ़ एस्पिरिन विल ईजी माई हेडेक, अगर एस्पिरिन मेरे हेडेक को, मेरे सर के दर्द को कम कर देता है, आई विल टेक अ कपल टू नाइट, तो मैं इसको आज रात मतलब 2 पीस ले लूँगा। अ कपल का मतलब 2 पीस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें एरर क्या है। आप लोगों को पता होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर एस्पिरिन मेरे हेडेक को कम कर दिया तो मैं इसको आज रात को लूँगा। तो अगर एस्पिरिन मेरे हेडेक को ईजी कर देगा, कम एज कर देगा, कम कर देगा तब ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ईजी नहीं होगा, यहाँ पे एज होना चाहिए था। पहला एरर तो ये हो गया, हालांकि ये वो नहीं कहना चाह रहा है। हम लोग देखेंगे ये कंडीशनल सेंटेंस का है, हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पे जाएंगे थोड़ा। हाँ देखो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में को हम लोग ओपन कंडीशनल भी कहते हैं। इसमें हम लोगों ने बताया, इसमें हमने आपको बताया था कि इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगता है। इफ़ हमारा कंडीशनल वर्ड है, इफ़ के जगह पे यहाँ पे वेन हो सकता है, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है। तो इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल फ्यूचर में। मैंने आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हो ना कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़, अनलेस, अनटिल, जितने भी कंडीशनल वर्ड होंगे उनके साथ जो भी सेंटेंस होता है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता, कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता। चाहे प्रेजेंट हो जाए चाहे पास्ट हो जाए अलग बात है, पर इनके साथ लगा हुआ वर्ड कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता। जैसे में इफ़ आई कम टू गया, आई विल मीट यू, अगर मैं गया आता हूँ तो मैं तुमसे मिलूंगा, तो यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच मुंबई, यहाँ पे देखो तो
सी विल कम टू मीट यू, वो तुमसे मिलने आएगी जैसे ही तुम मुंबई पहुंचोगे। यहाँ पे ये कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, यू रीच मुंबई। ठीक है, जैसे यहाँ भी देख सकते हो, अनलेस काजल टेक्स केयर ऑफ हर हेल्थ, अगर काजल अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, सी विल नॉट रिकवर, वो रिकवर नहीं होगी। यहाँ भी आप देख रहे होगे जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड लग गया है वो सिंपल प्रेजेंट में है, और बाद वाला सेंटेंस क्या में है, फ्यूचर में है। तो यही होता है, जिसमें कंडीशनल वर्ड लग गया वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होता है, और उसके बाद वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में होता है, जो कि यहाँ पे हमारा हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें नहीं है। हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं इफ़ एस्पिरिन विल एज माई हेड एक, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लग चुका है तो इनके साथ सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा इफ़ एस्पिरिन एजेज होना चाहिए था यहाँ पे। इफ़ एस्पिरिन सिंपल प्रेजेंट मैंने V1 या V5 था, एस्पिरिन चूँकि हमारा सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे एजेज होगा। इफ़ एस्पिरिन एजेज माई हेडेक, अगर एस्पिरिन मेरे हेडेक को कम कर देता है तो आई विल टेक अ कपल टू नाइट, तो मैं इसको आज रात में लूँगा। यहाँ पे ये वाला एरर हो जाएगा, विल एज नहीं होगा, यहाँ पे एजेज होगा, एजेज होगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम सेलेक्ट करना। सिनोनिम में हमारा क्रूशियल, क्रूशियल का सिनोनिम क्या होगा, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या विटल, महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे एक ही है हमारा विटल, विटल का महत्वपूर्ण। इजी का मतलब होता है आसान, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, और मेनियल का मतलब होता है बोरिंग काम। कोई भी काम बोरिंग हो तो उसको मेनियल कहेंगे। इस वर्ड को भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। आप लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या विटल, महत्वपूर्ण। ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट, मामूली। इजी का मतलब होता है सिंपल या फैसाइल, आसान। मैनुअल का मतलब होता है बोरिंग या हंड्रम, उबाऊ। आप लोग इन सारे वर्ड्स को ना अच्छे से लिखना और अच्छे से याद करना। ये वर्ड हमारा क्लियर हो चुका है, हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ पे क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और विटल का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, तो इस हिसाब से क्रूशियल का सिनोनिम हो जाएगा विटल। नेक्स्ट है हमारा करेक्टली वर्ड चुनने के लिए। करेक्टली वर्ड, करेक्टली मैंने 3 गलत 1 सही। देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ से आते हैं। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल में बेनिफिशियल ऐसे नहीं होता है, और बेनिफिशियल इस तरीके से लिखा था, BENEFICIAL, ये होता है बेनिफिशियल। इन्फ्लुएंस भी गलत लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस इस तरीके से लिखा था, इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल में यहाँ एल मिसिंग है। प्रोफेसर, प्रोफेसर यहाँ पे एकदम सही लिखा हुआ है, तो इसका राइट होगा प्रोफेसर। इंडिपेंडेंट भी गलत लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट, DEPE यहाँ पे ए गलत लिखा हुआ है। इस तरीके से 3 वर्ड सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, और प्रोफेसर सही लिखा हुआ है, प्रोफेसर एकदम सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस नियरली। देखो नियरली लिखा रहा है, वो भी सिनोनिम में पूछता है। नियरली द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग का मतलब क्या हो गया कि समान मतलब होना चाहिए, और समान मतलब का मतलब सिनोनिम। हमारा वर्ड है कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायता देने वाला। इनफेक्चुअल का मतलब होता है व्यर्थ, तो ये तो होगा नहीं। कॉन्ट्रीब्यूटिव का मतलब भी वही होता है, सहायता देने वाला, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायता देने वाला। हिंडरिंग का मतलब बाधा पैदा करने वाला, तो हिंडरिंग भी नहीं होगा। इस तरीके से इसका सिनोनिम हो जाएगा कंड्यूसिव। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब गलत तरीके से जो लिखा हुआ है, जो खराब गलती लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे बीटन सही लिखा हुआ है। मिस स्पेल्ड का मतलब जो गलत लिखा हुआ है, मैंने इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे और एक गलत होगा। स्टोलन भी सही लिखा हुआ है, चुराना। इटन भी सही लिखा हुआ है, रिटन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल टी होना चाहिए था, तो ये गलत लिखा हुआ है। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी 3 हमारा सही तो लिखा ही हुआ है, इसमें गलत चुनना था। मिस स्पेल्ड मैंने गलत स्पेलिंग चुनना, तो गलत स्पेलिंग किसमें, रिटन में। हम लोग इस कंड्यूसिव को भी थोड़ा देख लेते हैं, कंड्यूसिव का भी आपका स्पेलिंग सही से, आप लोग इसका क्या क्या सिनोनिम होता है अच्छे से देख लो। कंड्यूसिव का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूटिव या हेल्पफुल, सहायता देने वाला। इनफेक्चुअल का मतलब होता है वर्थलेस या फुटाइल, बेकार या वर्थ। प्रोडिजियस का मतलब होता है मेगा, इनॉर्मस, कोलोजल, ह्यूज, इमेंस, बड़ा। ये सब आप लोगों की कॉपी में लिखवाया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है आपका हिंडर, हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट या इम्पेड, इम्पेड का मतलब भी बाधा डालना। चलिए हम लोगों का एक टॉपिक बचा हुआ था आरसी, आरसी को भी हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी 3 पूछता है, कभी कभी 4 पूछता है, तो आप लोग मान के चलो ना 4 ही आएगा, तो ये एक सवाल आपको 4 मार्क्स कवर कर लेगा। तो इसको आप लोग सबसे पहले अच्छे से बनाना, अच्छे से रीड करना, रीड करने के बाद अच्छे से समझना, उसके बाद बनाना, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर आपको मिस नहीं करना। चलिए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। और पैसेज बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैसेज का अर्थ एकदम अच्छा से समझ में आए, थोड़ा भी समझ लोगे तो बन जाएगा। हम लोग इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान लीड वेरी सिंपल लाइफ।
पीपल इन द विलेज का मतलब हो गया पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान, मैंने राजस्थान के गाँव के जो लोग होते हैं ना, लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं या बहुत सिंपल लाइफ में रहते हैं। दियर वे ऑफ लिविंग, दियर वे ऑफ लिविंग का मतलब हो गया कि उनका रहने का तरीका हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, मतलब साल गुजर गए, मतलब सालों के दौरान उनका जो रहने का तरीका है ना वो नहीं बदला है। दे लिव इन सर्कुलर हट्स, वो जो सर्कुलर हट्स में रहते हैं, सर्कुलर हट्स का मतलब होता है गोल, हट का मतलब झोपड़ी, गोल झोपड़ी में रहते हैं। द वॉल ऑफ दीज हट्स, इन झोपड़ियों का जो वॉल है, दीवार है, और कवर्ड विद काउडंग, काउडंग से कवर होता है। काउडंग का मतलब होता है गाय का गोबर, काउडंग का मतलब होता है गाय का गोबर, काउडंग का मतलब गाय का गोबर, वो गाय का गोबर को सुखा के जो होता है ना उपला, उससे घिरा हुआ रहता है। एवरी हट हैज़ अ स्मॉल प्लेस फॉर वर्कशिप, हर प्रत्येक हट में, प्रत्येक झोपड़ी में एक छोटा सा जगह होता है पूजा पाठ के लिए, वर्कशिप के लिए। द लाइफ ऑफ दिस पीपल, इन लोगों का जो लाइफ है ना इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, वो परेशानियों से भरा होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स, और वहाँ का जो मौसम होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है समर्स मैंने गर्मियों में, एंड कोल्ड इन विंटर्स, और ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, वाटर जो है ना बहुत बड़ी समस्या है, वैसे भी राजस्थान में बहुत बड़ा समस्या रहता है वाटर का। समटाइम्स दे हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, कभी कभी उनको ना गेट ड्रिंकिंग वाटर, गेट ड्रिंकिंग वाटर मैंने पीने योग्य पानी के लिए ना, समटाइम्स दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, उनको बहुत लंबा चलना पड़ता है, बहुत दूर चलना पड़ता है टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी के लिए। आगे हम लोग देखेंगे, आगे लिखा हुआ है फॉर देयर एग्रीकल्चर, वे अपने एग्रीकल्चर के लिए, मैंने अपने कृषि के लिए, दी डिपेंड ऑन रैंस, वो लोग रैंस पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे डिपेंड करते हैं, अगर वर्षा होगी तो खेती होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन दिस पीपल आर, यहाँ पे आर मिसिंग है, बट दिस पीपल आर वेरी ब्रेव, ये जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। दे हैव लर्न टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, वे लोग सीख चुके हैं, हैव मैंने चुका चुकी, दे हैव लर्न टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, वे फेस का मतलब सामना करना, दे हैव लर्न टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, वे लोग परेशानियों का सामना करना सीख चुके हैं। एंड दे नेवर लॉस होप, और वो लोग ना कभी आशा उम्मीद भी नहीं खोते हैं, वे लोग कभी भी आशा को भी नहीं खोते हैं। लॉस का मतलब खोना, मतलब इतना डिफिकल्टीज़ के बाद भी वो लोग आशा को नहीं खोते। हम लोग को तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ तुरंत आशा खो देते हैं, लेकिन राजस्थान के जो लोग रहते हैं ना वो कभी भी आशा नहीं खोते हैं, जो इन झोपड़ियों में रहते हैं, सब कोई नहीं। दे आल्सो लाइक टू इन्जॉय दियर लाइफ, वे लोग अपने लाइफ को इन्जॉय करना पसंद करते हैं। दे आल्सो लाइक टू इन्जॉय दियर लाइफ। वुमेन लाइक टू वियर ड्रेसेस फुल ऑफ ब्राइट कलर्स, महिलाएं जो होती है ना वो पसंद करती हैं, क्या पसंद करती है, पहनना ड्रेसेस फुल ऑफ ब्राइट कलर्स, ब्राइट मैंने चमकीले रंगों से भरे हुए ड्रेसेस को पहनना पसंद करती हैं वहाँ की महिलाएं, यानी वहाँ की महिलाएं चमकीले रंगों से भरे हुए कपड़ों को पहनना पसंद करती है। आगे लिखा हुआ पीपल लिविंग इन विलेजेस इन राजस्थान, लोग जो राजस्थान के विलेजेस में रहते हैं हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक, उनमें म्यूजिक का और डांस का, यहाँ पे डांस का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, म्यूजिक और डांस का ना बहुत ही रिच परंपरा होती है, मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को शौक होता है म्यूजिक का और डांस का। नेक्स्ट है कि द पीपल ऑफ राजस्थान आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर, राजस्थान के जो लोग हैं ना वो अपने संस्कृति पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। मैंने प्राउड का मतलब गर्व महसूस करना, वो लोग बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। आई होप कि आपको पैसेज समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम कौन हो सकता है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, बहादुर। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कड़ी मेहनत करने वाला, तो ये तो नहीं हो सकता है। वैलियंट का मतलब भी होता है बहादुर, तो ये हो सकता है। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है धनी, धनी का इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका द वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड विद, ये आपको पैकेज में लिखवाया हुआ क्वेश्चन है कि द वे ऑफ लिविंग, रहने के तरीकों को लाइफ स्टाइल कहा जाता है। द वे ऑफ लिविंग इज नोन एज लाइफ स्टाइल। इस वर्ड को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। ये पैसेज वाला वर्ड है, इसको आप लोग जरूर लिखना अच्छे से। हट का मतलब होता है कॉटेज, झोपड़ी। काउडन का मतलब होता है गाय का गोबर। ब्रेव का मतलब होता है वैलियंट, गैलेंट या कोराजियस, ये तीनों का मतलब होता है बहादुर। प्रॉस्पेरस का मतलब रिच, समृद्ध। इंथुसियास्टिक का मतलब होता है आर्डेंट, जीलस या उत्साही। देखो लिवलीनेस का मतलब, लिवलीनेस जो भी हम लोगों ने पैसेज में देखा, लिवलीनेस का मतलब होता है जीवंतता, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग एनर्जेटिक,
इनर्जेटिक मैंने पूरा एनर्जी में रहने के गुण को ही कहा जाता है लाइवलीनेस। नेक्स्ट है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड क्या होता है? द वे दैट यू अर्न मनी, जिस तरीके से आप पैसों को कमाते हो उस तरीके को लाइवलीहुड कहा जाता है। आप जिस तरीके से पैसे को कमाते हो खेती करके या बिजनेस करके, उसी को कहा जाता है लाइवलीहुड। रहने के तरीके को या रहने के तरीकों का नहीं, आप किस तरीके से पैसों को कमाते हो वही होता है लाइवलीहुड। लाइफ लाइक का मतलब होता है ज्यों का त्यों, जैसे है वैसे, इंटैक्ट या जस्ट द सेम। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि आप किस तरीके से रहते हो, द वे ऑफ लिविंग, आप जिस तरीके से भी रहते हो आपके रहने के तरीके को ही कहा जाता है लाइफ स्टाइल या जीवन शैली। यानी इस तरीके से ये हमारे सेट का सॉल्यूशन समाप्त होता है। और हम लोगों ने इस सेट का ना पूरा डिटेल में सॉल्यूशन किया है। हर क्वेश्चंस के लिए सिनोनिम्स अलग से लिखे हैं। आप लोग उन सिनोनिम्स को अच्छे से लिखना, अच्छे से रिवाइज करना, और वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ जो एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।